पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन जी, इन्होंने ये फाइनली डिसाइड किया है कि जो अभी नवंबर मंथ में नए प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे, वहां पर ये अब रेस से बाहर हो चुके हैं। देखिए, दरअसल में अगर आप नोटिस कीजिएगा तो इनकी एज जो थी लगभग 81 ईयर्स थी। आने वाले दिनों में 82 ईयर्स के हो जाएंगे। एंड अगर 4 साल ये अगले भी कंप्लीट करते तो अपने आप में 86 ईयर्स के हो जाते, जो कि देखो थोड़ा सा इस एज के अंदर एक कंट्री को लीड करना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जानते हो, देखो जैसे एक पर्सन एज करता है, डेफिनेटली कुछ कई बार कुछ मेंटल या कुछ फिजिकल इश्यूज डेफिनेटली आते ही हैं। एंड पिछली जो डिबेट हुई थी ना इनकी, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की, उसमें अक्सर ऐसा नोटिस करने को मिला है कि काफी बार ये काफी सारे क्वेश्चंस का सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाए। कई बार आंसर करने में इनको काफी ज्यादा दिक्कत हुई। तो बहुत सारे लोग इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शायद अब आपको आगे नहीं अगले इलेक्शंस के लिए लड़ना चाहिए। तो इसी वजह से सारे जो प्रेशर इनके ऊपर पड़ रहा था, उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि ये रेस से बाहर हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ इन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस जी, उनको यहाँ पे इंडोर्स किया है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 22 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करना है हमें पेरू की एक अनकॉन्टेक्टेड माश्को पीरो ट्राइब के बारे में। अब ये क्या मुद्दा है सर? देखो, अगर तो देखो आपका ना एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, तो आपको ये चीज ना थोड़ी डिटेल में जाननी चाहिए। अदरवाइज ऑल्सो जीएस के स्टूडेंट्स को भी डेफिनेटली पता होना चाहिए। थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, एक्चुअल में जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे पेरू कंट्री की, तो ये जो ट्राइब है ना, माश्को पीरो ट्राइब, ये बाकी दुनिया के साथ कांटेक्ट में नहीं आती। अगर मान लो कोई यहाँ पे जाता है, तो वहां पर ना इनके ऊपर तीरों के माध्यम से या और किसी तरह से माध्यम से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो बाकी लोगों के साथ बिल्कुल ये इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते। अपने आप में ऐसा भी कह सकते हो कुछ एक वायलेंट ट्राइब है। इनको ऐसा लगता है कि कोई इनके एरिया में आने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से इनका पूरी दुनिया के साथ बिल्कुल ही जीरो इंटरेक्शन या बहुत ही कम इंटरेक्शन है। चलो ठीक है। पर अभी पता क्या देखने को मिला है? अभी एक यहाँ पे एक एनजीओ है, सर्वाइवल इंटरनेशनल, इसने इनकी कुछ रेयर फोटोग्राफ्स लीक मतलब रिलीज कर दी हैं। अब आप पूछेंगे इन्होंने फोटोग्राफ्स कैसे ली? क्योंकि एक्चुअल में ना ये जो माश्को पीरो ट्राइब की बात करें, ये अब ना अलग अलग एरियाज में जाने लग गई हैं। पहले तो इनका एक रीजन था, वहां पर ये रहते थे। अब ये नए नए रीजन्स में देखने को मिल जा रहे हैं, अपने एरिया से बाहर जा रहे हैं। एंड ये अपने आप में जो एंथ्रोपोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं या एंथ्रोपोलॉजी वाले जो पढ़ते हैं जो लोग इनको, उनके अंदर कंसर्न बन चुका है। पता क्यों? इसका रीजन पता क्या है? अगर ये ना देखो कहाँ रहते हैं, जंगल्स में रहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अब जंगलों में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वहां के ऊपर ही डिपेंडेंट है पूरा। पर ऐसा पिछले कुछ टाइम में देखने को मिला है कि कुछ एक कंपनीज हैं जो जंगल को काट रही हैं। जंगल के लकड़े चाहिए उनको। अब लकड़ी चाहिए तो जंगल कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। तो जो इनका पहले पुराना जहाँ पे रहते थे, वो उस टेरिटरी से मूव करते हुए दूसरी टेरिटरी में जा रहे हैं, ताकि उनको अच्छा खाना मिल पाए, अच्छा रहने के लिए मिल पाए, प्रॉपर एक सेटलमेंट हो। तो ये एंथ्रोपोलॉजी वाले सोच रहे हैं कि ये यार ये तो बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि इनका घर ही हमने यहाँ पे छीन लिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये बात थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि जो माश्को पीरो ट्राइब है ना, ये दरअसल में दुनिया की लार्जेस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब इसको माना जाता है। बाकी मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ इनके कोई भी पीसफुल इंटरेक्शन नहीं है। ये आपको जो अमेज़न जंगल्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पेरू का जो बॉर्डर है विद ब्राजील एंड बोलीविया, वहां पर आपको ये रीजन देखने को मिल जाता है। लगभग बताया जाता है कि लगभग 750 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। और ये नोमैडिक हंटर गैदरर्स हैं। एंड एट द सेम टाइम ना, जो याइन पीपल है उसके साथ थोड़ी बहुत इनकी इंटरेक्शन है। बट इसके अलावा और कोई इंटरेक्शन इनकी किसी और के साथ नहीं होती। दरअसल में ना पेरू की ही एक और आपको ट्राइब देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है याइन ट्राइब। उनका ना जो लैंग्वेज है और जो इनका लैंग्वेज है माश्को पीरो ट्राइब का, ये लैंग्वेज काफी हद तक सिमिलर है। तो थोड़ा बहुत इनके साथ ये इंटरेक्ट कर लेते हैं। बाकी उसके अलावा किसी और के साथ इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। देखो, इसी तरह की चीजें आपको भारत में भी देखने को मिलती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सेंटिनलीज की बात कर लूं या आपके शॉम्पन ट्राइब की बात कर लूं। सेंटिनलीज की बात करूं तो मोस्ट आइसोलेटेड ट्राइब है वर्ल्ड के अंदर। देखो ये यहाँ पे देखो फर्क देखो, सेंटिनलीज मोस्ट आइसोलेटेड है, यहाँ पर लार्जेस्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है। यहाँ पे इनके नंबर्स अच्छे खासे है ना, 750 के आसपास। ये तो बहुत कम है सेंटिनलीज की। ये आपके रहते हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के अंदर, जो कि आपका साउथ अंडमान के आपको साउथ वेस्ट कोस्ट पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से शॉम्पन ट्राइब्स भी है। ठीक है, ये दोनों ट्राइब की अगर मैं बात करूँ ना, शॉम्पन की बात करूँ या सेंटिनलीज की, तो ये पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो आपका पीवीटीजीस होता है ना, उसके अंदर आपको इंक्लूड होते हुए देखने को मिल जाएंगे। दरअसल में आपके अंडमान आइलैंड के ऊपर टोटल 5 पीवीटीजी ग्रुप्स हैं, जिनमें एक तो आपका सेंटिनलीज हो गया, एक आपका शॉम्पन हो गया,
उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके जारावास हो गए, राइट, उसके अलावा आपके ओंजीस हो गए एंड आपके जो ग्रेट अंडमानीज हैं, ये 5 आपको जो ट्राइब्स हैं अंडमान की वो आपको पीबीटीजी के अंदर इंक्लूड होती हुई देखने को मिल जाएंगी। बाकी देखो पेरू के बारे में तो आपको पता ही होगा। वैसे पेरू की जब मैं बात करता हूं तो आपको ये साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसकी कैपिटल सिटी यहाँ पे आपको लीमा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको ये वेस्टर्न सदर्न अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप कंट्रीज जो है इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, आपका ब्राजील, आपका बोलीविया, आपका चिली एंड उसी तरह से आपका पैसिफिक ओशन के साथ यहाँ पे ये बॉर्डर मतलब इसकी बाउंड्री आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप जानते होंगे कि जो एंडीज माउंटेन है वो भी रन होती हुई देखने को मिल जाएंगी। प्लस एट द सेम टाइम ये जो रीजन है ना, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल जो आपके अमेजोन रेन फॉरेस्ट ना वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि पेरू से ही आपकी जो आपकी अमेजोन रिवर भी यहाँ से पास होती हुई देखने को मिल जाती है। तो मेजर यहाँ पे लोगों का काम क्या होता है, देखो मेजर काम आपका यहाँ पे, एक तो आप लोगों ने ना जो ज्योग्राफी पढ़ के आए हैं वो जानते होंगे ना, पेरू के जो फिशिंग है वो बड़ी फेमस है। तो डेफिनेटली एक तो फिशिंग यहाँ पे काफी अच्छी खासी होती है। बाकी एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। राइट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से इन्फॉर्मेशन, कल गुरु पूर्णिमा थी तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। राइट, इसी के मौके के ऊपर हमारी टीम की तरफ से कुछ यहाँ पे आप सबके लिए कुछ ऑफर्स लाए गए थे। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इनको आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपका संकल्प बैच, आपका प्रहार बैच, आपका टाइटन बैच, ये सारे बैचेस आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ ही साथ आपके जो ऑप्शनल बैचेस हैं, चाहे आपके हिंदी के अंदर हो या इंग्लिश के अंदर हो, वो भी आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। वो भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर आप यहाँ पे इनके अंदर एनरोल कर सकते हो। इवन आपके जो प्रारंभ बैचेस हैं, ठीक है, 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक लगाया हुआ है, तो वहां पर जाके आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। सिमिलरली आपके एनसीईआरटी बैचेस हो गया, या इवन जो बच्चे हमारे साथ ना ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं ना, चाहे आपका पटेल नगर हो गया या आपका मुखर्जी नगर हो गया या आपका आपका लखनऊ पटना, यहाँ पर जो भी हमारे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं या इवन अदर आपके जो भी ऑफलाइन बैचेस हैं, तो वहां पर आपको बहुत अच्छा आपको ऑफ देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये ऑफर्स के लास्ट दिन ही चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सब के लिंक्स डाल दिए हैं, तो वहां पर जाके आप इनके अंदर एनरोल करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट आता है तो यहाँ पर मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, 8071117446। आप इसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र आपका मॉरिशस के अंदर इनॉग्रेट हुआ है। मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो दरअसल में ना हमारी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये जो स्कीम है ना, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की एक स्कीम है, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल उसने लॉन्च किया है ताकि जेनरिक मेडिसिन को अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर सबको दिया जा पाए। देखो कोई भी आपकी दवाई होती है ना, एक तो बहुत महंगी दवाई आती है, वो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, पर एक बार जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है उसके बाद ही उन ब्रांडेड कंपनीज के या ब्रांडेड ड्रग्स के हम क्या बना सकते हैं, जेनरिक ड्रग्स बना सकते हैं। इन जेनरिक ड्रग्स की जो कॉम्पोजिशन होती है वो सिमिलर होती है एज टू दैट ऑफ ब्रांडेड ड्रग्स, प्लस उनका इफेक्ट भी सेम होता है। पर क्योंकि देखो इतना सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग उसके ऊपर नहीं हुई, तो जेनरिक ड्रग्स अपने आप में बहुत ज़्यादा सस्ती हमें देखने को मिल जाती हैं। कई बार ये 70% से लेकर 90% तक भी आपकी सस्ती हो सकती हैं एज कम्पेयर टू ब्रांडेड ड्रग्स। तो ये इतनी जब सस्ती होती हैं एंड इनका इफेक्ट भी लगभग सिमिलर होता है जैसे आपकी ब्रांडेड ड्रग्स का होता है, तो हमारी कोशिश यही है कि सब लोगों तक ये चीज़ पहुंच पाए। तो उसी के लिए यहाँ पे देश भर के अंदर आप जानते हो 10,000 से भी ज़्यादा जन औषधि केंद्र यहाँ पे खोले गए हैं, ताकि आपके जो डिसएडवांटेज हैं लोग हैं या पुअर लोग हैं, उन तक हम यहाँ पे ये मेडिसिन सारी पहुंचा पाए। इसको इम्प्लीमेंट जैसे मैंने आपको बताया, फार्मा एंड मेडिकल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है, वही यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का ही आपको ये पार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली भी इवन आपके जो ट्रेड जेनरिक्स होते हैं वो हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी को यहाँ पे आपके सेल किए जाते हैं। रीजन मैंने आपको बता ही दिया, जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग्स के अंदर अंतर क्या होता है, और भारत तो एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है जेनरिक ड्रग्स मार्केट का। अब ये तो बातें देखो होगी भारत के अंदर कि किस तरह से अफोर्डेबिलिटी ऑफ मेडिसिन को इम्प्रूव किया हमने, मेडिसिन का एक्सेस इम्प्रूव किया है, एंड मेडिसिन को कैसे ढंग के अंदर यूज कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको इन केंद्र्स के माध्यम से मिल जाएगी। तो ये तो भारत के अंदर हम तो कर ही रहे हैं, अच्छी चीजें अलग अलग जगह के ऊपर हैं। यहाँ आपको करोल बाग में भी देखने को मिल जाएगा, जो बच्चे दिल्ली से हैं तो करोल बाग के अंदर भी सेंटर है, मतलब जन औषधि केंद्र है, मैंने खुद देखा है वहां पे। इसके अलावा हम इंडिया से बियॉन्ड भी जा रहे हैं। जैसे आप नोटिस करोगे ना, ये जन औषधि केंद्र अब हमने पता कहाँ खोल दिया, मॉरिशस के अंदर।
तो इंडिया ने पहला ऐसा ओवरसीज सेंटर खोला है, जनौषधि केंद्र खोला है, जिसके माध्यम से आप नोटिस करोगे कि भारत के इंडियन ओशन रीजन के साथ भी ना बहुत बढ़िया टाइज आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, भारत की दरअसल में कोशिश यही है कि इंडिया और मॉरिशस का जो हेल्थ पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, उसके माध्यम से हम हेल्थ सेक्टर के अंदर मॉरिशस में भी अच्छा काम करें। और ये जो आपका मॉरिशस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन ओशन के अंदर, तो इसकी लोकेशन भी थोड़ी आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप कैपिटल देखोगे तो आपको इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस देखने को मिल जाएगी। बाकी लैंग्वेज आप नोटिस करिएगा, इंग्लिश, फ्रेंच एंड मॉरिशियन रोल आपको यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो अच्छी कंट्रीज हैं, उनके साथ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध है। तो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर आपको ये कंट्री देखने को मिल जाती है। ये कंट्री अपने आप में इसका वॉल्केनिक ओरिजिन है एंड आसपास इसके आपको कोरल रीफ्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको लोकेशन के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे समझ आगे होंगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी फर्म वजीर एक्स सफर्ड मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। देखो, आप लोग ना क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते होंगे, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, रिपल हो गया, लाइट कॉइन हो गया। ये क्या होती है? आपकी क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक एक इस तरह की आपकी डिजिटल करेंसी है। देखो, एक तो आपकी होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये तो आपकी सेंट्रल बैंक या आपका जैसे आरबीआई हो गया, उसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च करी जाती है। जो आपकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये तो एक तरह का लीगल टेंडर है, क्योंकि आपकी किसी एजेंसी ने, मतलब जैसे आपके यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने उसको लॉन्च किया था, तो डेफिनेटली ये तो आपका लीगल टेंडर हो गया। पर अगर मैं बात करूं जैसे बिटकॉइन, एथीरियम या बाकी सब की, ये तो यहाँ पे लीगल टेंडर नहीं ना है, क्योंकि सामने वाला कंपल्शन के अंदर नहीं है उसके लिए आप मतलब अपने क्लेम के पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करे ही करे। सामने वाला मना भी तो कर सकता है इसको, बिल्कुल। तो क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना, वो लीगल टेंडर अभी भारत में नहीं आपको देखने को मिलता। तो जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ये दरअसल में ना डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी का यूज करती है। क्या है ये डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी? आपका ब्लॉकचेन के माध्यम से इसको यूज किया जाता है, ताकि आपके जो भी रिकॉर्ड हैं उसको मेंटेन किया जाए एंड प्लस एट द सेम टाइम उसको वेरीफाई किया जा पाए। तो ये मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपको नहीं देखने को मिलता, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी उसको मॉनिटर नहीं करती। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अलग चीज है, वहां पर तो सेंट्रल बैंक है, पर नॉर्मली जो बाकी ये सब एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सब नहीं होता। अब ये सब चीजें आपने करनी है, कुछ आपने खरीदना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी फर्म्स बीच में आ जाती हैं। और इसी तरह से एक फर्म है, आपको वजीर एक्स देखने को मिलेगी। अब वजीर एक्स जो एक भारत की क्रिप्टो करेंसी फर्म है ना, यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा एक साइबर अटैक हुआ है, जिसके माध्यम से हैकर्स ने $230 मिलियन से भी ज्यादा पैसा यहाँ पे स्टील कर लिया है, जो कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के रिजर्व्स का 50% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो इतना बड़ा मतलब क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे हैकिंग होना बहुत ही बड़ा कंसर्न रेज कर देता है आपकी साइबर सिक्योरिटी जो क्रिप्टो करेंसी फर्म्स है उनके ऊपर। क्योंकि देखो, अक्सर हम मानते हैं कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा सेफ होनी चाहिए, इसके अंदर तो ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए, तो ये अपने आप एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। अब एक्चुअल में आप नोटिस करो ना, यहाँ पर देखा गया है पिछले कुछ केसेस के अंदर भी कि अगर ऐसा कुछ अटैक होता है किसी फर्म के ऊपर, तो वो फर्म का नुकसान नहीं है, वो आम इंसान का, जिस बंदे ने जिस हजारों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने पैसा लगाया होगा यहाँ पे, उनका पैसा शायद यहाँ पे डूब जाएगा। हालांकि आने वाले समय में एग्जैक्टली पता लगेगा कि कैसे ये चीज वर्क करेंगी, क्योंकि वजीर एक्स कोशिश कर रहा है इस पैसे को वापस से रिट्रीव करने की। पर मान लो पैसा रिट्रीव नहीं हुआ, तो क्या आम लोगों का नुकसान हो जाएगा? बताया तो अभी तक ऐसा ही जा रहा है, बाकी फ्यूचर में ये चीज पता लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो हमें यहाँ पे जाननी चाहिए थी। इसी तरह से जो आर्टिकल्स आ रहे हैं ना, उनमें एक दो टर्मिनोलॉजीज और यूज हुई हैं, उनको भी हम ध्यान में दे लेते हैं। एक टर्म होती है व्हाइट लिस्टिंग। देखो, आप लोगों ने ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, ये सब तो आपने सुना होगा एफएटीएफ के केस में। और ब्लैक लिस्ट तो मतलब भी आप जानते होंगे कि कोई चीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो उसको एक्सेस वगैरह खत्म हो जाता है उसका। तो जब हम बात करते हैं व्हाइट लिस्ट की, व्हाइट लिस्ट में ना जो केवल और केवल आपकी अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस होती है, आपके या प्रोग्राम्स हो गया, वेबसाइट्स हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है, केवल वही चल सकते हैं एक नेटवर्क के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर। तो यहाँ पर ना किसी को अप्रूवल दिया जाता है, ओनली अलाउज अप्रूव्ड पीपल या फिर अप्रूव्ड एप्लीकेशंस, ताकि वो रन कर पाए। व्हाइट एक अच्छी चीज होती है, ब्लैक लिस्टिंग एक खराब चीज होती है। समझ गए? तो व्हाइट लिस्टिंग का अर्थ ये हुआ। एक वर्ड आता है यहाँ पे, मल्टी सिग वैलेट। ये क्या होता है सर? देखो, कई बार ना जैसे कुछ वॉलेट्स होते हैं जिनको ना या तो दो लोग या तीन लोग वो मिलके चलाते हैं, या फिर मान लो कोई कंपनी चलाती है। उस केस में ना वहां पर क्या हमें देखने को मिलता है उस वॉलेट के लिए? मल्टी सिग वॉलेट। सिग का मतलब क्या है? सिग्नेचर वॉलेट। यहाँ पे जब भी दो या दो से ज्यादा आपके प्राइवेट कीज, मतलब उनका यूजेज हो सकता है किसी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए, उसको साइन करने के लिए, उसी को बोलते हैं मल्टी सिग वॉलेट। ये तब काम आता है जब मल्टीपल इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर कोई वॉलेट को आपका चलाने के लिए कंपनी एक रिस्पॉन्सिबल होती है।
अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है यूएनईसीई वाटर कन्वेंशन के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा सा यूएनईसीई के बारे में बताना चाहूंगा। यूएनईसीई स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ठीक है, 1947 के अंदर इसको स्टैब्लिश हुआ। एंड जैसा कि इसके नाम में क्या है, यूरोप वर्ड आ गया ना, तो एक तरह की ये रीजनल कमीशन आपको देखने को मिल जाती है अंडर आपका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत। इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे। देखो नाम में तो भले ही आपका इसका यूरोप है, तो इसका मैक्सिमम फोकस आपकी यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ही है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही इसके मेंबर हैं। आपको इसके मेंबर्स बियॉन्ड यूरोप भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपका यूएसए हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको यूरोशियन कंट्रीज के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो आज के समय इस कमीशन के टोटल 56 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कोशिश यही होती है कि इनके अंदर आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन कैसे इंक्रीज हो पाए, इसके लिए इसको बनाया गया था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। इसी की आपको ना एक वाटर कन्वेंशन देखने को मिल जाती है, जिसका नाम क्या है, कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स। क्या मतलब है इस चीज का? देखो मतलब बहुत सिंपल है। जैसे अगर मैं बात करूं नदियों की लेक्स की, तो कई नदियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक कंट्री में थोड़ी होती हैं। उसको उसका कुछ हिस्सा एक नदी का एक कंट्री में हो सकता है, दूसरा हिस्सा दूसरी नदी के अंदर, तीसरा हिस्सा तीसरी नदी के अंदर, है ना, जिनको हम बोलते हैं क्या है, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स आपको बोला जाता है। अब देखो यार, ट्रांस बाउंड्री रिवर्स जब भी होती हैं कि एक नदी का डिफरेंट हिस्से अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, उस केस में ना कंट्रीज में आपस में कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि पानी कैसे शेयर होगा, कैसे हम कॉपरेशन करेंगे, ये सब चीजें। तो ये जो आपकी यूएनईसी वाटर कन्वेंशन है ना, ये उसी के रिगार्डिंग बात करती है। दरअसल में 1992 के अंदर हेलसिंकी, जो आपका फिनलैंड की कैपिटल है, वहां पर इसको अडॉप्ट किया गया था। 1996 में ये इफेक्ट में आ चुकी थी। तो यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री वाटर्स को शेयर करने के रिगार्डिंग एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। ध्यान रखना, आपके बाईलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, एंड बल्कि ये कन्वेंशन उसको रिप्लेस नहीं करती, बल्कि इंकरेज करती है कि आप लोग आपस में ना बातचीत करके डिस्कशन करो कि कैसे आपको पानी शेयर करना है, ताकि कोई भी समस्याएं इस चीज के रिगार्डिंग ना आ पाए। अब आपको कैसे इसको मतलब कोशिश करनी है कि ट्रांस बाउंड्री इंपैक्ट उतना ना आए, एट द सेम टाइम पानी रीजनेबली एंड इक्विटेबली बराबरी की तरह एक दूसरे के साथ शेयर किया जाए, वो यहाँ पे इसके यूएनईसी वाटर कन्वेंशन के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ना आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ आपके SDG 6 की, तो आप जानते होंगे SDG 6 किसकी बात करता है, वो बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। तो डायरेक्टली इसके साथ लिंक हो गया। बाकी और भी बहुत सारे एसडीजी, चाहे आपका जीरो हंगर वाली चीज हो गया, आपका SDG 7 के अंदर आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात होती है, SDG 13 के अंदर आपके क्लाइमेट की बात हो जाती है, आपके SDG 15 के अंदर हम बात करते हैं लाइफ ऑन लैंड की, ठीक है ना। तो इस तरह से डिफरेंट चीजें हैं। 17 की बात हो जाती है, इंटरनेशनल कॉपरेशन के रिगार्डिंग बात करता है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे एसडीजीज भी यहाँ पे इंक्लूड बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ पॉइंटर्स थे यूएनईसी वाटर कन्वेंशन के बारे में जो आपको जानने चाहिए थे। अभी क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि जो आइवरी कोस्ट ना, वो यहाँ पे 10th अफ्रीकन कंट्री बन चुकी है इसको ज्वाइन करने के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसा मैं आपको कह भी रहा था, यूएनईसी के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप की कंट्रीज ही हैं। मेजर फोकस यूरोप के ऊपर है, नो डाउट अबाउट इट। प्राइमरीली जो कंट्रीज है वो यूरोप से ही हैं, पर बहुत सारी कंट्रीज रीजन के आउटसाइड से भी हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कल को स्टेटमेंट में लिख देगा कि यूएनईसी में सारे मेंबर्स यूरोप से हैं, तो वो स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आपका फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के बारे में। देखो जब मैं बात करता हूँ ना फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स की, तो दरअसल में क्या है, एक तरह की क्वासी जुडिशियल बॉडीज हैं, जिनको इस वजह से स्टैब्लिश किया गया है ताकि ये चेक किया जा पाए कि कोई बंदा अगर इंडिया में रह रहा है, क्या वो फॉरेनर है या नहीं है। दरअसल में आपका जो फॉरेनर एक्ट 1946 है ना, उसी को पावर को यूज करते हुए 1964 के अंदर एक ऑर्डर आता है, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर, जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट इस पावर को यूज करके फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को बना सकती है। इंपॉर्टेंट बात समझो, 2019 तक ना क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी एफटीज यानी कि फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को स्टैब्लिश करने की। पर 2019 का जो अमेंडमेंट आया है उसके माध्यम से अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है यहाँ पर आपके फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को बनाने की। अब आप पूछेंगे सर इंडिया में कहाँ कहाँ पे फॉरेन ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलती हैं? द आंसर इज ओनली एंड ओनली इन असम। आप लोगों ने जो एनआरसी का प्रोसेस है वो देखा होगा ना असम के रिगार्डिंग, तो सिर्फ और सिर्फ आपको असम के अंदर आज के समय ऑपरेशनल आपको फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स आपको देखने को मिल जाती है। बाकी और स्टेट्स में मान लो कोई इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो वो कहाँ पे जाते हैं, वो आपके लोकल कोर्ट्स के अंदर ही सामने उनके प्रेजेंट किया जाता है। तो 1964 के ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स को सिविल कोर्ट्स की पावर दी गई है। मतलब जैसे किसी को आपने समन करना हो, इन आपके अटेंडेंस चाहिए हो, उसके सामने बुलाना हो उसको, तो वो सारी चीजें करी जा सकती हैं। उस पर्सन को मतलब मान लो नोटिस वगैरह देना हो, तो वो दिया जा सकता है या तो इंग्लिश के अंदर या जो भी स्टेट की लैंग्वेज है उसके अंदर।
प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो पर्सन है ना उसको 10 दिन के अंदर इस नोटिस का रिप्लाई करना ही पड़ेगा एंड 10 दिन के अंदर उसको एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मेरा केस है, मतलब उसको अपने आप को निर्दोष प्रूव करने के लिए 10 दिन और दिए जाएंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स के पास टोटल 60 दिन का समय होता है उस केस को डिस्पोज करने के रिगार्डिंग। अगर मान लो फिर भी कुछ सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं मिलता उस बंदे से तो उस केस में उसको डिटेंशन सेंटर या जिसको हम ट्रांजिट कैंप बोलते हैं वहां पर उसको भेजा जा सकता है। राइट, तो यही ऑर्डर था फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 जो कि 1946 के एक्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था, पूरे देश भर में इंप्लीमेंट आपका एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएंगी। 2019 का मैंने आपको अमेंडमेंट बता ही दिया। एनआरसी का काम केवल और केवल असम में चल रहा है, तो अभी के लिए सारी चीजें उसी के लिए एप्लीकेबल है। बाकी आप नोटिस करोगे यहाँ पर अमेंडमेंट के माध्यम से ही जो डीएम के भी मतलब बताया गया है उसके पास भी पावर्स हैं कि चेक करने के लिए कि क्या एक एपिलियंट आपका फॉरेनर है या नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको यहाँ पे देखनी चाहिए थी। बाकी अभी क्या हुआ है, अभी असम की सरकार ने ये बोला है, मतलब पूछा है बॉर्डर विंग ऑफ स्टेट पुलिस से कि जो भी आपके केसेस हैं नॉन मुस्लिम्स के, ठीक है ना, वो फॉरवर्ड ना करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ऑर्डर भी है, तो इसमें ज़्यादा हम घुसेंगे नहीं इस तरह की कंट्रोवर्सी के अंदर। पर फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं इनका आपको अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों आज से हम अपने जो पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं, तो अब नेक्स्ट वीक आ चुका है, तो आज हम इस हफ्ता पूरा इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आपके लिए होमवर्क रहेगा वो ये 2021 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। दूसरा आपका होमवर्क ये बिटकॉइंस के रिगार्डिंग है, तो इसका आंसर भी आप मुझे डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। लास्ट सैटरडे मैंने आपको जो 2 होमवर्क दिए थे उनका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं बात करता हूं गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स की, तो आप जानते होंगे कि आर्टिकल 163 एक ऐसा आर्टिकल है जहां पर डिस्क्रिशनरी पावर्स की यहाँ पे बात करी गई है। इवन आपका जो नबम रेबिया जजमेंट हुआ था ना उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं अपने आप में वो लिमिटेड हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी कभी प्रेसिडेंट रूल लगता है आर्टिकल 356 के अंदर, तो या तो लगेगा वो कि गवर्नर ने मान लो कोई रिपोर्ट भेजी है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, उसके बेसिस के ऊपर लग सकता है, या इवन अदरवाइज यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो ये वाली जो बात होती है कि रिपोर्ट भेजनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाएं, ये आपकी जो गवर्नर है उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है, उनकी मर्जी वाली पावर है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की, तो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना भाई वो चीफ मिनिस्टर का अधिकार है, तो यहाँ पर ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड इज गलत। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि कुछ बिल्स को रिजर्व करना है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली ये आपके गवर्नर की आपकी डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती है। आर्टिकल 200 की हम बात यहाँ पे कर सकते हैं कि गवर्नर के पास पावर है कि किसी बिल को उनको रिजर्व करना हो। चौथा बात करें कि रूल्स ऑफ द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये बात अपने आप में गलत हो जाती है। तो आपका आंसर क्या करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से मैंने आपको दूसरा होमवर्क दिया था कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। देखो आप लोगों ने ना आर्टिकल 131 पढ़ा होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां पर बात होती है किसकी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ यही है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि कोई मुद्दा है, मान लो जहां पर एक साइड आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर सामने 1 एंड मोर स्टेट्स है या फिर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई ना कोई डिस्प्यूट है ना, तो उस केस में आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करोगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 4 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपके लिए कुछ एमसीक्यूज हैं, सॉरी एमसीक्यूज नहीं, ट्रू एंड फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। इनका आंसर आप ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट के अंदर मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। सैटरडे का जो होमवर्क था चांदीपुरा वायरस के बारे में, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। हमने मॉस्किटोस की बात करी थी, सैंड फ्लाइज की बात करी थी, डेफिनेटली उससे चांदीपुरा वायरस हमें देखने को मिल जाता है। बाकी कोलंबिया के बारे में कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन दोनों को बॉर्डर टच करता है इसका कोस्ट लाइन्स, तो ये भी अपने आप में सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी की बात करें तो दरअसल में यहाँ पे बात हुई थी आपके ओपन एआई की। ओपन एआई के द्वारा एक नया एआई मॉडल की यहाँ पे बात हो रही थी जिसमें आपकी रीजनिंग एबिलिटीज बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।